विद्यार्थियों सादर नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए, बीए की परीक्षा के लिए, एमए की परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को समझने के लिए कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, विमर्शों को समझने के लिए मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, मनोविज्ञान, आदर्श, शास्त्र का अस्तित्ववाद, सबको समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और वीडियो पूरा देखना है। हम लोग प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पर परिचर्चा कर रहे थे और जुनिया जुनिया जब गर्भवती हो जाती है होरी के बेटे गोबर से, उसके बाद गोबर उसको अकेला ही घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन गांव के जो सो कॉल्ड पंच थे वो किस प्रकार से होरी को परेशान करते हैं। धनिया तो किसी की परवाह नहीं करती थी और न उसे परवाह करना कभी स्वीकार था, लेकिन उसका पति ऐसा भोंदू था कि वो क्या करती, बस उसी के नाम पर गांव के लोग उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं और उसकी पूरी कमाई समझे कि हर्जाना 200 रुपये डांड लगा करके उसको परेशान करते हैं और होरी सब कुछ दे देता है। बस इस पर हम बातचीत कर चुके थे। अब हम आगे बात करते हैं कि गोबर जब जुनिया को लेकर के अपने घर आ रहा था तो क्या क्या घटना घटती है और गोबर के मन में क्या क्या विचार आते हैं और कैसे वो जुनिया को घर तक छोड़ करके वापस गायब हो जाता है। याद कीजिए वो समय जब पहली बार गोबर जुनिया से मिला था और किस प्रकार से गाय के साथ वो आती है और वो दोनों बातें करते करते आ रहे थे। और समझिए कि वो पहली ही मुलाकात थी उनकी। और आज अब इतनी सारी मुलाकातें होने के बाद कैसे दोनों में संबंध बनते हैं और वो उसको गर्भवती कर देता है और वो माँ बन जाती है और उसके परिवार को गुलजार कर देती है। लेकिन कहते हैं ना कि दुनियादारी कैसे आपको परेशान करती है, कैसे जमाने को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है और उसी का परिणाम होता है कि होरी उन सारी चीजों के चक्कर में अपनी पूरी साल भर की कमाई उनको दे देता है और उस पर जो कर्जा, दुनिया सोच रही थी कि कर्जा इस बार उतर जाएगा, लेकिन कर्जा कहाँ उतरने वाला था। कर्जा तो कभी सर से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या करती बेचारी वो। अब देखिए आगे क्या होता है, हम बात करते हैं इसी के ऊपर। रात को गोबर जुनिया के साथ चला तो ऐसा कांप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। जुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियां देगी, ये सोच सोच कर उसके पांव पीछे रह जाते थे। होरी को तो का तो उसे भय न था, वो केवल एक बार धाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह दुनिया के साथ घर पर नहीं जा सकता। देखिए उसे उन सारी चीजों का, आशंकाओं का तो पता ही था, इसलिए वो कहता है कि मैं अभी इसके साथ घर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके पेट में तो बच्चा है और ये सब सुनकर के तो वो पता नहीं क्या क्या तमाशा हो जाएगा। लेकिन कहीं धनिया ने जुनिया को घर में घुसने न दिया और वह झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी। लेकिन उसे इस बात की भी चिंता है कि अगर मेरी माँ ने इसको घर में नहीं जाने दिया तब इसकी क्या कंडीशन होगी, इसकी क्या दुर्दशा होगी, उसका भी तो उसको एहसास है, उसका पता है ना। तो वो कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहता है और बीच का रास्ता क्या निकालता है, देखिए यही महत्वपूर्ण है। अपने घर तो लौट ही नहीं सकती, कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो। उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले। अब रास्ता क्या निकाला जाए भाई। मगर अम्मी इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े, क्रोध में दो चार गालियां दे देगी, लेकिन जब दुनिया उनके पांव पकड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा
जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मजदूरी मिल जाए, 2-4 रुपए लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। वो सोच रहा है कि मैं अभी जाऊंगा तो समस्या होगी, मैं कुछ पे चला जाता हूँ और कुछ पैसा भी अगर कमा के लेके आऊंगा, 2-4 रुपए दे दूंगा माँ को तो और भी खुश हो जाएगी वो। तो ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहता है। चुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले यह रोग मर दोगे। अब दुनिया बोली कि मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कर दोगे, मुझे इस कंडीशन में ले आओगे तुम। न जाने किस बुरी साइड में तुमको देखा। न तुम गाय लेने आते न यह सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे पीछे आऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना मैं बाजार से सौदा ले बेच कर घर जा रही थी, रात हो गई है, अब मैं कैसे जाऊं, तब तक मैं आ जाऊंगा। वो उसको पटा रहा है कि पहले तुम जाना और बोलना है कि मैं बाजार से आ रही थी और अब देर हो गई, अब घर नहीं जा सकती, इसलिए यहीं रुकना चाहती हूँ। जूनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है, मेरा तो जी कांपता है कि मुझे मारने लगे तो मैं क्या करूंगी। कहती है कि वो तुम्हारी माँ बहुत गुस्से वाली है भाई, और तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो। समझो बाबा, नहीं तो बहुत भारी परेशानी हो जाएगी हमको। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं है, हम लोगों तक को तो कभी एक तमाचा मारा नहीं, तुम्हें क्या मारेगी। उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेगी, तुमसे तो बोलेगी भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। जूनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर न करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तू चल। तो मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है, सब तुम्हारा क्या धरा है। तुम इतना डरती क्यों हो, मैं तो आ ही रहा हूं। इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरी जगह भाग चलते। अब जब अपना घर है तो क्यों भागे, तुम नाइक डर रही हो, जल्दी से आओगे ना। अब उसको उसने कहा ना कि तुम, वो उसको कह रही कि तुम जल्दी आओ, यानी कि मैं चले जाऊं और पीछे तुम कहीं गायब हो जाओ, ऐसा मत करना। हाँ हाँ आता हूँ, मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो, मुझे घर भेजकर आप कहीं चलते बनो। इतना नीच नहीं हूं जूना, जब तेरी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। अब पंच मार दिया उसने। हालांकि बस जो वादा किया मैं पूरा निभाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, बस तुम चलो आगे। और वो सच में आता नहीं है, फिर भाग जाता है। जूनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा खड़ा रहा, फिर एकाएक सिर पर मंडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मी मारने दौड़े तो क्या हो। उसके पांव धरती से चिपट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। दुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा जुनिया को गालियां दे रही है। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गंडासे का हाथ पड़ने वाला हो, देह का सारा रक्त जैसे सूख गया हो। अब उस सब चीजों को समझ गया था। ये सब हंगामा एक बार तो होना ही है, लेकिन अब इस हंगामे से बचा कैसे जाए, इससे रास्ता क्या निकाला जाए, इसका उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से बाहर निकल कर आ रही हो, दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पीकर मटर अगोरने चले गए हैं। वो मटर के खेत की ओर चला, जैसे जो गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा की मड़ैया। वह रुक गया और दबे पांव आकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वो पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी, ओह गजब हो गया, अम्मा इतनी कठोर है, एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको दुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं, तो सारी खेसी निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं, केले के लिए आज ठीकरा भी तेज हो गया। मैं जरा अदब करता हूँ, उसी का फल है।
यह तो दादा भी वही जा रहे हैं। अगर जूनिया को उन्होंने मारा पीटा तो मुझसे सहा न जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। अगर जूनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे सहा न जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं न जानता था इस विपत में जान फंसेगी। जूनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त, कायर और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं, घर से निकाल भी कैसे सकते हैं? क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर जूनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करे तब तक माँ बाप है, जब उनमें ममता ही नहीं तो कैसे माँ बाप? अब ये सारी बातें बोलता है, सोचता विचार कर रहा है कि माँ बाप अगर हमारी मदद नहीं कर रहे तो फिर हमारे कैसे माँ बाप हैं? इतना सब होने के बाद गोबर भी जब इनके पीछे पीछे वापस घर तक आता है, इनको नहीं पता था कि गोबर हमें देख रहा है या हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन धनिया और होरी तो अपनी बहू के साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं, और ये सब देखता है तब गोबर संतुष्ट हो जाता है। और फिर वहां से आगे क्या होता है? होरी जो ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे चला, लेकिन द्वार पर प्रकाश देकर उसके पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिपट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाय, बेचारी दुनिया पर निरपराध ये लोग चिल्ला रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी, वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी, ये उसने न समझा था। और अब उसमें इतना साहस न था कि सामने आकर कहे, हाँ, मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकोनों से उसने अपने मन को संभाला था, ये सब इस भूकंप के नीचे आ रहे हैं। और वह झोंपड़ा नीचे गिर पड़ा, वह पीछे लौटा। अब वह दुनिया को क्या मुंह दिखाए? अब उसके पास तो जैसे बोलने के लिए कोई बात ही नहीं रही, क्या बोले वो? बसों कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने दुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी, वह सब याद आने लगी। वह व्यभिचार की मीठी स्मृतियां याद आई, जब वह अपने उन्मत्त सांसों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों पर रख देता था। दुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। भाई वो तो विधवा थी ना, लेकिन इसी ने उसको प्रेम का झांसा दिया, और अब वो निभाने को तैयार नहीं है, तो गलती तो गोबर की ही है। वहां नर का मत आग्रह न था, न वो दीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिए का जाल उछल भी तो वहां न था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं कौन जाने, पर उससे विपत्ति में तो डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। फिर वो पुरानी जब यादें उसको आती तो शायद पीछे लौट भी पड़ता है वो। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दराजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से बाहर झांका। धनिया और जुनिया बैठी हुई थी, और ही खड़ा था। जुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी, और धनिया उसे समझा रही थी, बेटी, तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूंगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं। अब देखिए, उसको लग गया है कि मेरी माँ सपोर्ट में आ गई है, पक्ष में आ गई है, तो वो सारी चीजें वापस आके सुन रहा है। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से देख भी नहीं सकेगा। गोबर गधा हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मढ़ देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह न करो, आराम से बैठे खाओ और जितना दान पुण्य चाहो करो। जूनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। जूनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे। वह तो अब तभी घर आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके, और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर तिलक समझे। अब देख, उसके लग गया ना कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, तो बोल रहा कि मैं जा रहा हूँ पैसा कमाने के लिए। अब मैंने कहा नहीं, सारी समस्या अर्थ की पे धन की ही समस्या है भाई। होरी के जीवन की जो समस्या है वो धन की ही समस्या है। तो गोबर भी इसको समझ गया कि मेरे पास भी तो कुछ भी नहीं है।
मेरी पत्नी अब बच्चे को जन्म देने वाली है, संतान पैदा होने वाली है, और मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। और मेरे माँ बाप मुझे कुल का कलंक समझते हैं। मैं इसको मिटाकर मैं कुल का तिलक बनना चाहता हूँ। आत्मसम्मान और सोशल रिस्पेक्ट मुझे चाहिए, और मैं ये तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास धन होगा, पैसा होगा। और पैसा कैसे आएगा? जब मैं मेहनत करूंगा, मैं कुछ करूंगा। तो इसी विश्वास, इसी मत से वो अपने राह को एक नई राह देता है, क्योंकि उसने देखा है ना कि घर में क्या स्थिति है, होरी की क्या दुर्दशा है, क्या बुरी दशा है, उसको मालूम है। इसीलिए तो हर कोई उसको चूसता रहता है, हर कोई उसका शोषण करता है, और ज्यादा हर कोई उसको दबाना चाहता है। और देखिए, गांव के लोगों ने उसका घर भी गिरवी लिखवा लिया उससे। तो और पहले उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा पहले ही चल रहा है, और उसके पास अभी उसको चुकाने का कोई रास्ता, कोई उपाय होरी के पास नहीं है। तो होरी की जो मेन समस्या है वो आर्थिक समस्या ही है, और उसको न वो एड्रेस करना चाहता है, न उसका समाधान चाहता है। वो सब कुछ जैसे भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ है उसने। बस मन पर जितना ही गहरा आघात होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतस्थल को मथ कर रत्न निकाल दिया, जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ, और उसके हाथ साथ ही संकल्प भी। मतलब जब विपत्ति उसे आई ना, तो उसे एहसास हुआ कि मेरी कमियां क्या है और मेरी अच्छाइयां क्या है। तो उसी के हिसाब से गोबर डिसीजन ले रहा है। अब तक वह कम से कम काम करता और ज्यादा से ज्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी ये विचार नहीं उठा कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमता ने उसे जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और दुनिया भीड़ते चली गई, तो वह होरी की उसी मड़ैया में जा बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। वहां चला गया जहाँ होरी जहाँ रात में खेत पे था, वहीं चला जाता है और सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, यह उसने सुन रखा था। बाहर उसे 6 आने रोज मिले और वह एक आने में गुजर कर ले, तो 5 आने रोज बच जाए। महीने में 10 रुपए होते हैं, और साल भर में 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दिन और यही पटेश्वरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, और दुनिया तुम्हारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वो इसी तरह कमाता रहे, तो घर का सारा दलिदर मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती। मतलब वो ये भी समझता है ना कि मैं मुझे भी तो सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, और मैं घर का जो ये गरीबी है इसको मिटाना चाहता हूँ। और ये अगर मैं 2-4 साल ढंग से काम कर लूँ तो शायद सब कुछ हो सकता है, और एक हम एक बहुत ही अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। माँ बाप को भी खुशियाँ दे सकता हूँ मैं, और अपने जीवन को भी मैं बेहतर कर सकता हूँ, और गाँव में भी हमारी इज्जत होगी, सम्मान होगा, और हम जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। अब वो अकेला 125 कमाएगा, यही तो लोग कहेंगे कि मजदूरी करता है। कहने दो, मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं है, और सदा अच्छा आने तो नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा, मजदूरी भी तो बढ़ेगी। तब तक वह दादा से कहेगा, अब तुम घर में बैठकर भगवान का भजन करो। इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक बछाई गाय लाएगा, और 4-5 सेर दूध देगी, और दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक भी और परलोक भी सुधरेगा। है ना? कह रहा है कि सबसे पहले अच्छी गाय लेके आऊंगा। पछाई गाय होती है, कुछ ब्रांड होता है, बहुत ही अच्छी गाय होती है, अच्छा दूध देती है। तो कहता है कि मैं वो वाली गाय लाऊंगा और सब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। उसके मन में बहुत ही अच्छी अच्छी कल्पनाएं, अच्छे अच्छे सपने हैं। और वो समझता है कि दलिदर और दरिद्रता क्या होती है, गरीबी क्या होती है, क्योंकि उसका तो जीवन पूरा गरीबी में ही बीता है। वो गरीबी में ही बड़ा हुआ है, उसे उसका और गहरे से एहसास है। और क्या एक आने में उसका गुजर आराम से न होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के ओसारे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर है, धर्मशाले हैं, और फिर जिसकी वह मजदूरी करेगा, क्या वो उसे रहने के लिए जगह न देगा। 8 रुपए का 10 सेर आता है, एक आने में 2.5 पाव हुआ। एक आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, वो सब हिसाब किताब लगा रहा है, कितना खर्चा हो जाएगा मेरा, सब हिसाब निकाल रहा है। नमक, साग
यह सब कहाँ से आएगा? दोनों जून के लिए पेट भर तो आटा ही चाहिए। ओह! खाने की तो कुछ न पूछो, मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है, हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई हो, वह आज से आटा खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। इधर-उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया, कभी एक पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भूनकर भुर्ता बना लिया। यहाँ दिन कटता है, काटना है कि चेन करना है। पत्तल पर आटा गूंथा, उपलों पर बाटियां सेकी, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और मजे से खाकर सो रहे। घर ही पर कौन दोनों जून रोटी मिलती है, एक जून चबेना ही मिलता है। यहाँ भी एक जून चबेने पर काटेंगे। बोल रहा है कि घर की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है हमारी भी ना। मैंने कहा ना, उसको पता है कि घर की माली हालत अच्छी नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि अगर मैं बाहर जाता हूँ, कुछ काम करता हूँ और पैसा बनाता हूँ तो अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे घर के लिए भी और मेरे लिए भी। तो उसे उन तमाम चीज़ों का अब समझिए कि गहराई से वो एहसास होता है, उसे जिम्मेदारियों का एहसास अब होने लगा है। उसे शंका हुई, अगर कभी मजदूरी न मिली तो वह क्या करेगा? मगर मजदूरी क्यों न मिलेगी? जब वह जी तोड़कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, उग में दीमक लगते हैं, जौ में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी न छोड़ेगा। दिन भर मजदूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने भी रात के काम में मिल जाए तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो उसके लिए साड़ियाँ लाएगा, तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा। जुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए गुड़ासा मुड़ासा लाएगा। उसने कहा ना कि जब वहां से आएगा तो सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आएगा भाई। इन्हीं मनमोदकों का स्वाद लेता हुआ वह सो गया, लेकिन ठंड में नींद कहाँ। किसी तरह रात कटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांस तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है और वह अपना ठिकाना नहीं लिखेगा। नहीं दादा दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि दुनिया से क्यों न साफ साफ कर दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों के लिए कुछ कमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों कहती, मैं भी तुम्हारे साथ चल लौटूंगी। वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता। अब देखिए कि बड़ा उसके सामने बड़ा धर्म संकट हो गया है कि मैं उसको बोलता तो फिर मेरे साथ पड़ जाती, इसलिए अभी मुझे अकेला ही निकलना। और वो लखनऊ की सड़क पकड़ लेता और वो शहर की तरफ जा रहा है। देखिए यही वो समय है कि जब हिंदुस्तान में कहीं कहीं की शहरीकरण भी शुरू होता है, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं, औद्योगिकीकरण कहते हैं, वही होता है। क्योंकि खेती किसानी में उतनी कोई आप कमा नहीं रहे हैं ना, तो फिर जब वहां आपको कुछ इनकम नहीं हो रहा है तो आप क्यों खपेंगे? और सारा पैसा तो आपका लगान में चला जा रहा है, आप क्या ही कर लेंगे? तो इसलिए कहीं न कहीं गोबर का शहर की ओर जाना क्या है, उस नई पीढ़ी का शहरी की तरफ जाना है, जहाँ रोजगार की शराब तलाश में, जहाँ कुछ काम की तलाश में, जहाँ से कुछ नगदी कैसा नगदी रोकड़ पैसा बना सकें आप। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पाँव लड़खड़ाने लगे, कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले वह अब नहीं चल सकता, लेकिन पास एक पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे जरबेरियों के झाड़ थे, उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन न माना, कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि एक किसान ने कहा। अब देखिए कि उस जमाने में गुड़ निकलता था बहुत ज्यादा, अब भी निकलता है, लेकिन उस गुड़ की खुशबू आई और गुड़ खाने के लिए वो चला जाता है। तो किससे लोटी मांगता, क्योंकि पानी की व्यवस्था उस समय नहीं थी, तो कुएं से निकालते थे लोग। अब तो हमारे पास नल और न जाने बहुत सारी चीजें आ गई है, लेकिन उस दौर की कल्पना अगर हम करेंगे तो शायद हमें सच्चाई का पता चलेगा। किसान को मिलता है उसको, अरे भाई क्या निराला ही पानी पियोगे, थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की ओर चला, ले कोलू और बना बना ले खांड, अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी खड़ी बिक जाएगी, गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी। अब देखिए उसमें मैंने कहा ना, हाथ से निकालते थे, गुड़ बनाते थे, तो सब कह रहे थे कि अगले साल मिल लग जाएगी तो हम सारा उक यानी गन्ना बेच देंगे और मिल वाले अपना निकालते रहेंगे, तब शक्कर और गुड़ का भाव भी एक हो जाएगा। क्योंकि किसान इतना सारा गन्ना पैदा कर रहा है, उख पैदा कर रहा है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिल रहा बराबर में उसका, कि उसकी कीमत नहीं मिल रही है।
आपको मालूम ही है कि किसान जो कुछ पैदा करता है उसकी मार्केट वैल्यू वो तय नहीं कर पाता है। यह आज की भी विडंबना और तब की विडंबना है। लेकिन मार्केट के लोग जो कुछ पैदा करते हैं, बाजार के लोग समोसा बेच रहे हैं, कचौरी बेच रहे हैं, किताब बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं, चप्पल बेच रहे हैं, सबकी कीमत वो तय करता है। लेकिन किसान जो जीवन जीने का जो सबसे बड़ा माध्यम है, खाना, अनाज पैदा कर रहा है, लेकिन उसकी वो कीमत तय नहीं कर पाता है, इसलिए वो हमेशा गरीब रहता है, उसकी आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती है। समझिए कि वो जैसे किसी खिलौने की तरह हो गया बाजार का, कि उसको मेहनत तो उतनी करनी है, उसका नुकसान है तो उसको भरना है, लेकिन उसकी जो चीज जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कीमत वो तय नहीं कर सकता है। अगर आप अनाज पैदा कर रहे हैं, गेहूं, और बारिश नहीं हुई, या कहेंगे वो ज्यादा ठंड पड़ गया और जल गया और नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई किसान वही करनी है। अगर अनाज अच्छा पैदा हो गया और वो अच्छा सप्लाई कर दिया मार्केट में, तो ये नहीं कि मार्केट उसको अच्छा पैसा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मार्केट जो डिसाइड होगा वही पैसा देगा। अगर 25 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो आज के ज़माने की बात करूं, तो वही पैसा मिलेगा उसको। ये नहीं है कि वो ज़्यादा ले सकता है। और ज़्यादा पैसा कौन कमाएगा? वह व्यापारी कमाएगा जो उस गेहूं को खरीद कर कहीं गोदाम में रख देगा और उसी की बाद में काला बाजारी करेगा। तो किसान तो हमेशा गरीब ही रहता है और गरीब ही रहा है, क्योंकि उसके हाथ में डिसीजन का पावर नहीं है। वो सिर्फ पैदा कर सकता है। अनाज पैदा करना, मेहनत करना उसको है, लेकिन उसने जो कुछ मेहनत करके पैदा किया, उस चीज का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार उसके पास नहीं है। तो इसीलिए हो रही कि ये दुर्दशा है। और वो जमाना था, मैंने कहा ना कि सामंती युग था, लगान देना पड़ता था। किसान तो जैसे सिर्फ मजदूर ही था, बेगार ही कर रहा था वो। उसके हाथ में वैसे भी कुछ भी नहीं आता था। और हो रही कि जो आर्थिक दशा और दुर्दशा है उसका अगर हम अंदाज लगाएंगे, तो उसके हिसाब से भी हम उस युग की वास्तविकता को समझ सकते हैं, उसकी पड़ताल कर सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो चाहकर भी जैसे वहां से निकल नहीं पा रहा है या निकलना नहीं चाहता है। दुनिया उसको बार बार निकालना चाहती है, लेकिन वो फिर उसी में जाकर धंसता चला जाता है, उसी में जाकर के समझे कि अंदर ही अंदर बैठा जा रहा है और वहां से बाहर नहीं आ पा रहा है। इंजन को कोयला पानी भी मिल जाए, चाल तेज हुई। अब उसे कुछ कुछ मिला ना भाई। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया, तंबाकू पीते होंगे। गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बूढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रहोगे। एक बेर पढ़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। अब गोबर को कुछ खाने को मिल गया तो खाने लेकर के अपना थोड़ा पेट में कुछ आया ना भाई, तो उसको निकलना था तो निकल जाता है फिर। इंजन को कोयला पानी भी मिल जा गया, चाल तेज हुई। जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर हो गई। एक जगह देखा एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। दो चार राहगीर तमाशा देखने खड़े थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूर कर कहा, मैं न जाऊंगी, न जाऊंगी, न जाऊंगी। पुरुष ने उसे अल्टीमेट दिया, न जाएगी, न जाएगी, न जाएगी, न जाऊंगी। पुरुष ने उसके केस पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं कहता हूँ उठ चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी। बोटी बोटी काट डाल, मैं तेरा गला काट लूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केस छोड़ दिए और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू चाहती क्या है? युवती भी उठ बैठी और निश्चय भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ, तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी, क्या बात हुई? मेरे भाई बाप को कोई गाली दे? किसने गाली दी? तेरे भाई बाप को। जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा। तू क्या पूछेगा? कुछ दम भी है? जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढांक कर सो। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं। तू उसकी गालियां सुन, मैं क्यों सुनूं? एक रोटी खाती हूँ तो 4 रोटी का काम करती हूँ। क्यों किसी की धौंस सहूं? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीरों को इस कला में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी, सबको जाना भी तो था भैया।
ये तो मस्ती करते रहेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ न कर सका। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई, मर्द और औरत के बीच में बोलना तो न चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कोड़ी की सी आंखें निकाल कर कहा, तू कौन हो? तुम कौन हो? गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई नहीं हूं, लेकिन अनुचित बात देकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी उसके झोंटे पकड़कर न खींचूंगा। अच्छा तो अपनी राह लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे से, या मत खड़े रहो। गोबर का गर्म खून और गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं। वह जब तक चाहे वहां खड़ा रह सकता है, वहां से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं। पुरुष ने ओठ चबाकर कहा, तो तुम न जाओगे? आऊं? गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तुड़वा के ही जाओगे। ये कौन जानता है किसके हाथ पांव टूटेंगे। तो तुम न जाओगे ना? पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारे हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते? यहाँ कोई तमाशा है, हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वो मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ, तुमसे मतलब। गोबर ये धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, ये औरत मार खाने के ही लायक है। अब देखिए, शायद किसी मानवीय भाव के तहत औरत के पक्ष में खड़ा हुआ, लेकिन फिर उसने कहा कि ठीक है, बस चलो फिर, चल देता है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी ही, मगर हे किसी भले का घर का और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है, क्यों उसे अपनी बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा तो पूछ क्यों न लो? पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर उसके लिए सिर सिर पर भूत सवार हुआ। तभी दल ललकार रहा है, मार खाए बिना न मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो, आने तो देखते हैं क्या बोलता है। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जाति पूछी। गोबर ने ठीक ठाक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। क्या नाम था उसका? कोदई। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची, तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा। मैं नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया, उसके मोरू सी 5 बीघे खेत है और एक हल की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा, उसकी माफी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। तो सारी दोनों बातचीत कर रहे हैं, अपना निकल जाता है। फिर कहा और किस तरह से कोदाई से बातचीत करता है, और समझिए कि गोबर शहर पहुंच जाता है। गोबर को रात के लिए कुछ ठिकाना चाहिए था ही। कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहां युवती बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया और लजाने लगी थी। कोदई ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो आते ही न थे, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं। अब रास्ते में उसे भी ठिकाना चाहिए था, क्योंकि लखनऊ पहुंचना था। अब लखनऊ पहुंचा नहीं था वो। तो उसने कहा चलिए यहाँ रुक जाते हैं, और क्या रोक रहे हैं लोग। तो युवती ने घूंघट की आड़ में गोबर को देखकर कहा, इतनी ही डांट में डर गए। लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे? गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरवा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कह चिलम भर लाया, और एक क्षण में वह युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों न अभी अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। अब देखिए कैसे रास्ते में मिल के आने लगा कि हमारी समाज का भाई तो शादी भी हो जाएगी बहन के लिए। तो ये सब चलता है, और गोबर तो
पहले ही अपना काम सब कुछ कर चुका था। उसे शादी वादी करने की जरूरत क्या थी, वहां तो शादी हो चुकी थी उसकी भाई। उसी के चक्कर में तो लखनऊ जा रहा था पैसा कमाने के लिए। बस आपने यहाँ तक सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए।